हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे, इसको लेकर कहाँ आ रही हो? काम करने आई हो या इसे खिलाने? शशि ने पूजा की गोद में लड़की को देखकर बीत तृष्णा से कहा। क्या करते मेम साहब, इसको कहाँ छोड़कर आती? आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पूजा ने सिर झुकाकर मिमियाते हुए कहा। ठीक है, ले तो आई हो, लेकिन इसे अंदर लेकर मत आना, बाहर बरामदे में बिठा दो, कहकर वो लूसी को गोद में लेकर बाल काटने लगी तथा पूजा जल्दी जल्दी काम निपटाने में लग गई। जब शशि मेम साहब कुतिया को गोद में बिठाकर बाल काटती है तो उसे पता नहीं क्यों बेहद गुस्सा आता है। उसके बाल इधर उधर छितर जाते हैं, जिसके कारण उसे झाड़ू पोछा लगाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसका गुस्सा, उसकी परेशानी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। उसे तो अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए काम करना ही है। ये तो कुत्ते के बाल ही हैं, लेकिन जब उसे मांस मच्छी वाली प्लेटें साफ करनी पड़ती हैं, तब भी वो उफ नहीं कर पाती है। पहले तो उसे उबकाई आने लगती थी, किंतु धीरे धीरे आदत पड़ गई। वैसे भी जब जिंदगी जीनी है तो हर बात सहने की आदत पड़ ही जाती है। वरना जब एक स्कूल के अध्यापक अशोक से उसका विवाह हुआ था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसे घर घर काम करना पड़ेगा। पर वक्त की मार से कौन बच पाया है? इंसान सोचता कुछ है तथा होता कुछ है। अभी वो और अशोक भविष्य के स्वप्न बुन ही रहे थे कि एक छोटे से पल ने उनकी सारी खुशियां छीन ली थी। एक दिन वे खा पी कर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक आए भूकंप में उनका सब कुछ तबाह हो गया। अशोक के ऊपर छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर गिरा था। वे तत्काल इस बेरहम दुनिया को छोड़कर चले गए तथा वो सारे दर्द, गम, मान अपमान सहने के लिए बची रह गई थी। इस भीषण भूकंप ने केवल उसका ही घर तबाह नहीं किया था, वरन उसके सास ससुर और माँ पिताजी के घर भी तबाह कर दिए थे। केवल माँ बच गई थी, वो भी इस त्रासदी में अपने दोनों पैर गंवा देने के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी थी। उस हादसे की खबर पाकर उसकी एकमात्र ननद सालू उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी, किंतु तब ऐसी हालत में माँ को अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। अतः उस समय उसने क्षमा मांगते हुए माँ की सेवा करने के इरादे से उसके साथ जाने से मना कर दिया था। अपने साथ साथ वह माँ का बोझ उनके सिर पर नहीं डालना चाहती थी, किंतु शारीरिक और मानसिक आघात से टूट चुकी माँ स्वयं को नहीं संभाल पाई थी। लगभग 15 दिन के अंदर ही उनका देहावसान हो गया था। सरकार से कुछ सहायता मिली थी, लेकिन वो कब तक चलता? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। अतः काम ढूंढने के लिए सालू के पास शहर चली आई। वैसे तो वो मैट्रिक थी, लेकिन उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी उस खंडहर का एक अंग बन गई थी। दबे और फंसे इंसानों को तो उस भयानक खंडहरों से निकालना मुश्किल था। ऐसे में इन छोटे मोटे सामानों की चिंता कौन करता? उस समय जहां कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में संलग्न थी, वहीं कुछ अराजकता तो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दर दर के भिखारी बने लोगों को लूटने में उनको जरा भी दया या संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था। इंसान के इस नए रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित थी। पता नहीं कभी कभी इंसान न रहकर हैवान क्यों बन जाता है। बिना मार्कशीट और सर्टिफिकेट के सम्मान युक्त काम मिलना आसान नहीं था, किंतु प्रयास जारी था। अभी जीवन की भयानक त्रासदी से उबरने का प्रयत्न कर ही रही थी कि एक दिन लगा कि उसकी कोख में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ऐसा है जो उसे सुकून पहुंचा रहा है। सालू के कहने पर चेक कराया तो पता चला कि दूसरा महीना चल रहा है। अशोक और उसके प्रेम की निशानी उसकी कोख में पल रही थी। उस समय उसे महसूस हुआ था, किसी ने सच ही कहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई नया रास्ता निकल आता है, जो इंसान को जीने की प्रेरणा देता रहता है। शायद इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, जीवन बिना थके बिना रुके चलता रहता है। इंसान की जिजीविषा कभी उसे मरने नहीं देती। यह नया प्राणी उसके थके रुके जीवन में संजीवनी बनकर आया था। उसके सहारे वो निरुद्देश्य हो आए जीवन को नया आयाम देगी। उसकी अंगुली पकड़कर वो जीवन के बाकी दिन काट सकेगी। उस कठिन समय में सालू ने उसकी बेहद मदद की थी, जबकि उसकी भी माली हालत विशेष अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद
उसने उसकी पेंशन को हाथ लगाने से मना कर दिया। जो दुख में काम आए वही सबसे अच्छा मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी है। ऐसी हालत में सालू ने उसे कहीं भी काम करने से मना कर दिया था। जब तक कि बच्ची 1 वर्ष की नहीं हो गई तब तक वो उनके पास ही रही थी। यद्यपि उस समय उसको मिलने वाली पेंशन उसके खर्चे पूरी करने में सक्षम थी, लेकिन वो जानती थी कि बढ़ते बच्चे के साथ खर्च भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर बन आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। अतः उसने स्वयं ही कहीं कुछ भी काम करने की इच्छा जाहिर की तो इस बार सालू मना नहीं कर पाई। वैसे भी किसी के सहारे कब तक जिया जा सकता है। हर इंसान को अपनी जीने की राह स्वयं चुननी पड़ती है। हाँ, यह बात अलग है कि किसी को यह राह आसानी से मिल जाती है और किसी को कुछ कठिनाइयों के पश्चात मिल पाती है। अनुभवहीन होने के कारण वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। एक दिन उसके नंदोई मनोज ने कहा कि उसके बड़े साहब शर्मा साहब को एक घर में काम करने वाली स्त्री चाहिए। वे 2 ही लोग हैं। खाना कपड़े के अलावा वेतन भी अच्छा देंगे तथा रहने के लिए भी एक कमरा देंगे। उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसे उस समय काम चाहिए था, जिससे कि वो स्वयं अपना तथा अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, आत्मसम्मान से जी सके, आत्मनिर्भर बन सके। तब उसके मन में एक ही बात आई थी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम है। परिश्रम और ईमानदारी ही प्रत्येक काम की सफलता का मूल मंत्र है। 3 वर्ष तक उसने शर्मा साहब के घर काम किया। उसकी बथा कथा सुनकर उन्हें उसके साथ हमदर्दी हो गई थी। उन्होंने उसके साथ नौकर जैसा नहीं वरन घर के सदस्य जैसा ही व्यवहार किया था तथा उसकी दूधमुही बच्ची का भी विशेष ध्यान रखा था। उसने भी सदा मेहनत और ईमानदारी से काम करने की चेष्टा की। उसके नम्र स्वभाव तथा कार्य के प्रति समर्पण देखकर साहब ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके लिए ग्रामीण योजना के अंतर्गत उसके लिए एक घर भी बुक करा दिया था तथा उसको दिए वेतन से उसकी किस्तें भरने लगे। अपना घर होने के एहसास ने उसके तन मन में स्फूर्ति भर दी थी, किंतु उनके स्थानांतरण ने फिर काम की समस्या पैदा कर दी थी। जाने से पहले शर्मा साहब ने प्रयत्न करके उसे उसके घर का कब्जा दिलवा दिया था, जिसके कारण वह बेघर होने से बच गई थी। इसके साथ ही जाते जाते वह उसे अपनी अभिन्न सखी शशि के घर काम पर रखवा गई थी। वो उनकी सखी तो अवश्य थी, किंतु थी उनके स्वभाव के एकदम विपरीत थी। कहने को तो वो समाज सेविका थी, लेकिन उनकी समाज सेवा सिर्फ भाषण या किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर या टीवी के इंटरव्यू तक ही सीमित थी। उसके काम पर आने में जरा सी भी देर होने पर उसे ऐसे डांटने लगती थी कि जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। पेट पालने के लिए एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यह इन बड़े लोगों को क्या पता। संतोष था तो बस इतना कि इस काम के मिल जाने के कारण वो एकाएक बेकार होने से बच गई थी, किंतु फिर भी मकान की किस्तें चुकाने तथा बढ़ती बच्ची के बढ़ते खर्च के लिए इस घर के अलावा 2 घर और काम करना पड़ रहा था। दिन भर खटकर जब रात को बिस्तर पर पड़ती तो अंग अंग में इतनी पीड़ा होती है कि लगता है कि दूसरे दिन काम पर जाए ही नहीं, लेकिन ना जाने पर डांट खानी पड़ेगी तथा साथ ही साथ वेतन से रुपए भी कट जाएंगे। ये सोचकर दुखते तन मन के साथ काम पर जाना ही पड़ता था। बेटी को वो हर रोज अपने पड़ोस में रहने वाली आशाबाई के पास छोड़कर आती थी, जो उसकी हमदर्द होने के साथ उसकी मां तथा सास का भी कर्तव्य निभा रही थी। तभी तो वो रोली को निश्चिंत होकर उनके पास छोड़ जाती थी, लेकिन आज उनके अपनी बहन की बेटी के विवाह में जाने के कारण उसे रोली को काम पर लेकर आना पड़ा था। उसके साथ आई रोली को देखकर मेम साहब का चेहरा ऐसा तन गया कि जैसे उन्होंने किसी बच्चे को नहीं वरन खूंखार जानवर को देख लिया हो। अरे कहाँ मर गई, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया। तुम लोग ना स्वयं साफ रहते हो और ना ही बच्चे को साफ रखते हो। नाक बह रही है, ये भी नहीं होता कि उसे रुमाल देकर उसे नाक साफ करना सिखा देती। नाक मुंह सिकोड़कर शशि ने कहा था। शशि मेम साहब की आवाज सुनकर वो काम अधूरा छोड़कर लगभग दौड़ती हुई गई तो देखा उसकी बेटी रोली उनकी लाडली लूसी के साथ खेल रही है। लूसी पता नहीं कब मेम साहब की नजर बचाकर उसके पास चली आई थी और रोली ने भी उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके प्यार का प्रतिदान देना चाहा था। सुबह इतनी मुश्किल से शैम्पू लगाकर लूसी को नहलाया था, लेकिन तुम्हारी बच्ची ने इसे फिर गंदा कर दिया। उनकी बड़बड़ाहट अभी भी जारी थी।
मेम साहब की बड़बड़ाहट सुनकर अचानक उसने बिना सोचे समझे नन्ही रोली को तड़ातड़ चांटे मार दिए। इस अप्रत्याशित मार से घबराकर ओह मासूम रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका कलेजा फटने लगा। यह मार वास्तव में उसकी गलती का नतीजा है या उसकी अपनी बेबसी का? सोचकर उसे चुप कराने ही जा रही थी कि मेम साहब का क्रोध भरा स्वर फिर गूंजा। अब मार कर उसे मत रुलाओ, रुलाओगी फिर चुप कराने बैठ जाओगी। वैसे ही देर से आने के कारण सारा काम बाकी पड़ा है। हाथ भी ऐसे चलते हैं जैसे शरीर में जान ही ना हो। अब कल से इसे लेकर मत आना, और यदि आना भी तो इसे इस बरामदे में मत बिठाना, बाहर छोड़कर काम करना। कहकर वे लूसी को लेकर अंदर चली गई तथा उसके शरीर को तौलिए से पोंछकर उसे गोद में बिठाकर अपने हाथों से बिस्कुट खिलाने लगी थी। अब चुप भी कर, कहा था चुपचाप बैठी रहना, पर तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रोती बच्ची को और डांट कर पूजा काम करने लग गई थी। दोबारा डांट खाकर रोली सहम गई थी। नन्ही रोली को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। वो तो कुत्ते के साथ खेल ही रही थी। पूजा काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन रोली को बेवजह मारने के कारण रोने को हो रहा था। उसे पता था कि इसमें रोली की कोई गलती नहीं है। लूसी ही एक कोने में चुपचाप बैठी रोली के पास चली गई थी तथा उसके साथ खेलने लगी थी। यदि उसने उसे छू दिया तो उनका कुत्ता गंदा हो गया। अपने कुत्ते की उन्हें इतनी परवाह है, लेकिन इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। अपने कुत्ते को तो ढेरों बिस्कुट खिला देंगी, किंतु घंटे भर से बैठी उसकी बेटी को इतना भी नहीं हुआ कि एक बिस्कुट ही पकड़ा देती। इन बड़े लोगों की यह ना जाने कैसी मानसिकता है। मन हुआ कि यहाँ काम करना ही छोड़ दें, लेकिन यदि यह काम छोड़ देगी तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। यह कम से कम आवश्यकता पड़ने पर एडवांस तो दे ही देती है, औरों से तो यह भी नहीं मिलता। सच मजबूरी इंसान के आत्मसम्मान को खा जाती है। दुखी मन से वो काम समाप्त कर घर आई। रोली कुछ मार कर कुछ बीमारी के कारण चुप हो गई थी। वह दुखी मन से घर का काम करने लग गई। जब उसके लिए दाल रोटी बनाकर खिलाने के लिए आई तो देखा वो सो गई है। उसके नन्हे नन्हे गालों पर अपनी अंगुलियों के निशान देखकर उसे ना जाने क्या हुआ कि वो उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। आज पहली बार उसका हाथ रोली पर उठा था, वो भी इतनी जोर से, जबकि वो जानती थी कि वो हफ्ते भर से सर्दी जुकाम से पीड़ित है। इस हालत में दवा करवाना तो दूर, उसने बिना गलती के ही उसे मार दिया था। वो जानती थी कि रोली अब जगाने पर भी खाना नहीं खाएगी। बेटी भूखी सो गई तो वो कैसे खा सकती थी। उसने बना हुआ खाना ढक कर रख दिया था तथा रोली के पास आकर लेट गई। उसने स्वयं पर ग्लानि हो आई थी। कैसी माँ है वो जो एक बच्ची का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है। ऐसा कैसे चलेगा जीवन? कैसे वो बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? कैसे वो उसे पढ़ाएगी लिखाएगी? आज की घटना ने उसकी हिम्मत तोड़कर रख दी थी। आज पहली बार उसका हाथ रोली के ऊपर उठा था। मार तो उसे रही थी, किंतु चोट उसके अपने दिल पर लग रही थी। लेकिन वो करती भी क्या? मेम साहब के कटु शब्दों ने उसे जानवर बना दिया था और उसी वहसीपन में वो उस निरपराध को मार बैठी थी। तब उसे लगा था कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप उसकी गरीबी है। पर अगर यही सब उनके इंटरव्यू के समय टीवी पर हो रहा होता तो यही मेम साहब अपनी साड़ी के पल्लू से रोली की बहती नाक साफ करने में भी नहीं हिचकती। इन कुछ ही दिनों में वो इन बड़े लोगों की मानसिकता से पूरी तरह परिचित हो गई थी। इनके खाने के दांत और होते हैं तथा दिखाने के और होते हैं। उसकी रोली इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसे अपने कामों के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े। रोली की बड़बड़ाहट ने उसे विचारों के अंधे चक्रव्यूह से बाहर निकाला। जैसे ही उसने बड़बड़ाती बच्ची को छुआ, जोर से तड़पते उसके शरीर को देखकर वो छटपटा उठी। रात के 1 बज रहा था। ऐसी हालत में वो उसे कहाँ ले जाती? रात भर बैठी, कभी वो उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखती तो कभी उसके हाथ पैर की मालिश करती। सुबह होते ही डॉक्टर को दिखाया। ज्वर सामान्य ही था, अतः शीघ्र ही उतर गया, किंतु मन पर लगी चोट का दाग अभी भी बाकी था। मन ही मन उसने प्रण किया कि किसी के कुछ भी कहने पर वह उत्तेजित नहीं होगी और ना ही बिना वजह उसे मारेगी। आशाबाई के ना रहने के कारण उसे रोली को साथ लेकर काम पर जाना ही है, अतः वह अब बरामदे के बाहर बने आहते में उसे छोड़कर काम करने लगी। कुछ देर तो चुपचाप बैठी रही, किंतु फिर बरामदे में लगी ग्रिल को पकड़कर खड़ी हो गई तथा वही खड़े खड़े लूसी को खेलता देखने लगी।
लूसी कभी उसके पास जाने की कोशिश करती तो मेम साहब की कर्कश आवाज उसे उसके पास जाने से रोक देती। उस दिन के पश्चात वो भी लूसी का विशेष ध्यान रखने लगी थी, जिससे कि यत्न से संवारा उसका साफ सुथरा बदन गंदा ना हो जाए। एक दिन वो भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाए बैठी थी कि रोली ने उससे मासूमियत से पूछा, माँ यह क्या कर रही हो? बेटा, मैं भगवान से मांग रही हूँ कि वो तुझे खूब पढ़ाए लिखाए, खूब बड़ा आदमी बनाए। उसने नन्ही रोली की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा था। मेम साहब जैसा आंखों में जिज्ञासा थी। पहले तो उसका प्रश्न सुनकर चौंक उठी थी, फिर संयत स्वर में बोली, हाँ बेटा, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? उसकी आवाज में आश्चर्य था। अवश्य कर सकते हैं, यदि सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए। तब तो हमारे पास भी बहुत सारे बिस्कुट होंगे, खाने का बहुत सारा सामान होगा, हमारे साथ खेलने के लिए भी प्यारी प्यारी लूसी होगी। कहते कहते उसकी आंखों में भी अनजाने स्वप्न तिराए थे। पूजा पाठ से उसका मन उसी क्षण उठ गया था जिस क्षण ने उसे अशोक को छीना था। किंतु रोली के उसकी कोख में आने के पश्चात एक बार फिर उसका संस्कारशील मन उसी ईश्वर के शरण में अनजाने झुकने लगा था। बार बार यही आवाज अंतर मन से निकलती, हे ईश्वर, कम से कम इस बार मेरी बेटी पर किसी क्रूर ग्रह की छाया मत पड़ने देना। इस बच्ची को वो सब खुशियां देना जो मुझे नहीं मिल पाई। वास्तव में गरीबों का सहारा भगवान ही होता है। तभी वो एक अनजानी आस में सारे मान अपमान यह सोचकर चुपचाप सहता चला जाता है कि एक दिन घूरे के दिन भी फिरते हैं। समय आने पर आशाबाई के पोते सोनू की भागदौड़ के कारण रोली को शहर के नामी स्कूल में दाखिला मिल पाया था। स्कूल के खर्चे पूरे हो सके इसलिए उसने एक काम और पकड़ लिया था, किंतु रोली के लिए उसके पास समय कम पड़ने लगा था। पहले वो सोचती थी कि जब उसकी बेटी पढ़ने जाएगी तो वो स्वयं उसका होमवर्क करवाएगी, उसे अपने हाथों से तैयार कर अन्य माओं की तरह टाटा करके स्कूल भेजेगी। किंतु उसके पास तो समय ही नहीं था। ज्यादा पैसे कमाने की धुन में उसने एक जगह खाना बनाने का काम भी स्वीकार कर लिया था, जिसके लिए उसे सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था। रोली का टिफिन बनाकर वो आशाबाई को पकड़ा देती थी, वही उसे तैयार करके स्कूल भेजती थी तथा लौटने के पश्चात वही उसे खाना भी खिलाती थी। अगर वो ना होती तो शायद वो रोली को पढ़ा भी नहीं पाती और ना ही निश्चिंत होकर काम पर जा पाती। वो आशाबाई की एहसानमंद थी, वो उसकी पड़ोसी थी। शाम था तो सिर्फ इतना कि उनकी भी खुशियां उसी विनाशकारी भूकंप में दफन होकर रह गई जिसमें उसने अपना पति खोया था। पति और बेटी की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न हुए शून्य को आशाबाई अपने पोते सोनू के द्वारा भरने का प्रयत्न कर रही थी। वो भी उसी की तरह दुख की मारी थी, किंतु इतना सब होने पर भी वो टूटी नहीं थी। जीवन के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उसे भी जीवन का अर्थ समझा गया था। एक बार उसे परेशान देखकर वो बोली थी, बेटा, सुख दुख तो मानव जीवन के हिस्से हैं। सुख के पल तो सभी हंसते हंसते काट लेते हैं, लेकिन दुख के पलों को जो इंसान हंसते हंसते जी लेता है वही जीवन रूपी संग्राम में विजयी होता है। अच्छे बुरे की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आशाबाई उसकी कुछ न होकर भी आज उसकी सब कुछ थी। यह भी सच है कि यदि उसे उनका साथ नहीं मिला होता तो वो भटक जाती। उनसे उसे माँ और सास दोनों का प्यार मिला था तथा रोली को दादी का यह जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वयं ही उसे परेशान देकर ली थी। घर आकर वो इतना थक जाती थी कि सिवा खाना बनाने के वो और कुछ नहीं कर पाती थी। रोली का दिमाग अच्छा था तथा जहां उसे थोड़ी बहुत समस्या होती सोनू हल कर देता था। पिछले 3 सालों में वो अपनी कक्षा में प्रथम आ रही थी, जिससे कि उसे अत्यंत ही गर्व महसूस होता था। उसकी जिंदगी तो चाहे जैसे भी कटे, किंतु बेटी को वो सुनहरा भविष्य दे पाए, यही उसका एकमात्र स्वप्न रह गया था। रोली 4th कक्षा में आ गई थी। स्कूल का वार्षिक समारोह था। रोली भी एक प्रोग्राम में भाग ले रही थी। रोली के विशेष आग्रह पर वह कार्यक्रम में गई। प्रोग्राम के पश्चात वह उसके पास अपनी एक मित्र के साथ आई। उसकी मित्र ने उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ, कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी छलक आई थी। हम तो सोचते थे कि तुम्हारी मम्मी ऑफिस में काम करती हैं, किंतु ये तो हमारे पड़ोस वाले घर में खाना बनाने का काम करती हैं। कहकर उसने मुंह बना लिया। उसका वाक्य पूरा होने के साथ ही रोली का मुंह अपमान से लाल हो गया था। वह कार्यक्रम अधूरा छोड़कर घर चली आई थी। घर आते ही रोली ने अप्रत्याशित प्रश्न दाग दिया था, माँ, आप वहाँ काम करना छोड़ दीजिए।
बेटा यदि मैं वह काम छोड़ दूंगी तो तुझे पढ़ाऊंगी कैसे? उसने उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा था। पूजा की धारणा थी कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, किंतु फिर भी आदमी की इज्जत उसके द्वारा किए काम से ही की जाती रही है। यही सोचकर वो रोली के स्कूल नहीं जाती थी। कोई न कोई बहाना बनाकर रोली की बात टाल जाती थी या सोनू को भेज दिया करती थी। लेकिन आज उसका मन रखने के लिए वो स्कूल चली गई थी। वही हुआ जिसका उसे सदा अंदेशा रहा था। पानी सिर से गुजर गया था। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सिर्फ उस समय का ही इंतजार था जो उस कड़वी बात को रोली के मन मस्तिष्क से निकाल दे। उस दिन के पश्चात रोली खोई खोई रहने लगी थी। चुप रहने के साथ साथ स्कूल जाने में भी आनाकानी करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आशाबाई भी कहती, बेटी तेरी रोली को ना जाने क्या होता जा रहा है। कल पूछ रही थी, अम्मा भगवान किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है? पूर्व जन्म का फल इस जन्म में क्यों मिलता है? मेरी माँ को क्यों इतना ज्यादा काम करना पड़ता है? बेटी है तो वो छोटी सी, किंतु बातें बड़ी बड़ी करने लगी है। मेरी बात मान, कुछ समय उसके साथ भी गुजारा कर। अन्य चाहे जितना भी कर ले, लेकिन जो छत छाया सुख और संतोष बच्चे को माँ के आंचल में मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। जब कभी वो किसी महंगे खिलौने, ड्रेस या किसी ऐसी चीज के लिए जिद करती जिसे पूरा करना उसके वश में नहीं होता था, तो वो अक्सर उसे यह कहकर चुप कराने का प्रयास करती रही थी कि बेटा तुम अभी छोटी हो, यह इतना काम करने के बावजूद मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारी हर जिद को पूरा कर सकूं। लेकिन तब वो यह नहीं समझ पाई थी कि उसके ऐसे उत्तर पर उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं तथा वो अनजाने ही हीन भावना का शिकार हो रही है। इसलिए आज आशाबाई की बातों पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि छोटे बड़े तथा अमीर गरीब की रेखा उसने स्वयं ही उसके मासूम मन में समय समय पर उठते अनगिनत प्रश्नों और इच्छाओं को पूरा न कर पाने की बेबसी में उसको समझाने के लिए अनजाने में खींच दी थी। अब वही छोटे छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न बनकर उसको परेशान करने लगे हैं। अब उसे ही उसके मन की इस हीन भावना से मुक्त दिलाना था, अतः वो उसका विशेष ध्यान रखने लगी थी। ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करती, किंतु फिर भी सहज नहीं हो पा रही थी। पता नहीं उसके नन्हे मन में क्या चल रहा था जिसे चाहकर भी वो नहीं समझ पा रही थी और ना ही निवारण कर पा रही थी। उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके कारण पूछने पर वह बोली, माँ स्कूल में मन नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं, आप काम करना छोड़ दो। बेटा लोगों की बात पर ध्यान ना देकर पढ़ाई में मन लगाओ। तुम पढ़ने में अच्छी हो, पढ़ लिख कर जब तुम बड़ी ऑफिसर बनोगी तो जो लोग आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं वही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। उसने उसे सैल्यूट मारते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो समझ नहीं पाई थी कि वो उसकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराई है या उसकी बात में छिपे अर्थ को समझकर, किंतु इतना अवश्य हुआ था कि उस दिन के बाद से उसने ऐसी बातें करनी बंद कर दी थी। उसका सामान्य व्यवहार देखकर वो भी सहज हो चली थी। उसे लगा कि उन पर छाए गहरे काले बादल छटने लगे हैं। एक दिन वह काम करके लौटी तो देखा वो भगवान के सामने बैठी है। उसको सरप्राइज देने के विचार से चुपके से उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद करने ही वाली थी कि कुछ स्वर उसके कानों में पड़े। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे किसी अमीर के घर में ही पैदा करना, गरीब के घर में नहीं। बार बार दोहराते इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद आज फिर किसी ने उसे मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई थी। उसका कथन उस पीड़ा का ही उद्गम था, किंतु रोली के अंतर्मन की आवाज सुनकर पूजा जड़ हो गई। एक अनकही पीड़ा से उसका शरीर सुन्न हो गया था। बेटी के एक ही वाक्य से उसका ममत्व कष्ट सहकर भी एकमात्र बेटी को सुनहरा भविष्य देने का स्वप्न जो उसके जीवन की एकमात्र थाती था, तिनके की तरह बिखरने लगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।